आज की कहानी है अशनूर की कहानी, जिसके प्यार में पागल हो जाता है एक जिन। और वो जिन उसके साथ जो जो चीजें करता है, जो जो गलत काम करता है, जिस तरह से उसको मेंटली हैरेस करता है, ये कहानी जब आप पूरी सुनेंगे तो आई एम श्योर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, अम्मा वो 4 साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी। मैं कश्मीर से हूँ और हमारे एरिया में एक बहुत पुरानी फैमिली ट्रेडिशन है। हम लोग अपना एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान अपनी ही जमीन पे बनाते हैं। ये कोई आम जगह नहीं होती। फैमिली के बड़े मिलके सबसे खूबसूरत, शांत और सबसे प्योर जगह चूज करते हैं। अक्सर थोड़ी एलिवेटेड सी जगह होती है, थोड़ी सी ऊंची सी, जहाँ अच्छी रोशनी हो, एकदम फ्रेश हवा हो और एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग हो। और एक चीज बहुत क्लियर होती है कि यहाँ पे सिर्फ जो डायरेक्ट हमारे ब्लड लाइन वाले लोग होते हैं, डायरेक्ट खून के रिश्ते वाले लोग होते हैं, उन्हीं को इस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। एक सिंपल सी ट्रेडिशन है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक लेगेसी है जो जनरेशंस तक चलती आई है। अब बात करते हैं मेरे घर की। हमारा घर काफी आइसोलेटेड था। उस पूरे एरिया में सिर्फ 3 या 4 घर थे, मेरे और मेरे फादर के भाइयों के। हर घर के बीच में लगभग आधा किलोमीटर का फासला था। अब आप पूछोगे बाकी जमीन में क्या था? बाकी जमीन पे पूरे फ्रूट ऑर्चर्ड्स ही ऑर्चर्ड्स थे। वहाँ पे एप्पल्स थे, पियर्स थे, स्ट्रॉबेरीज, वॉलनट्स और साथ साथ में बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियां। सच बोलूं तो ये जगह बचपन जीने के लिए परफेक्ट थी। मैं अपने कजन्स के साथ वहीं बड़ी हुई। खुले खेत, पेड़, मिट्टी, हवा और एक ऐसी फ्रीडम जो शायद शहरों में मिलना नामुमकिन है। तब लगता था कि ये जगह हमेशा ऐसी ही रहेगी, शांत, खूबसूरत और सेफ। पर मुझे क्या पता था कि इसी सुकून के बीच में मेरी जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर छुपा हुआ था। ये बात है पिछले साल की सर्दियों के मौसम की। मेरी लेट ग्रैंडमदर, मेरी अम्मा के लिए घर में कुरान खानी रखी गई। ये एक रिचुअल होता है जहाँ पे स्कॉलर्स और फैमिली के लोग मिलकर कुरान की तिलावत करते हैं ताकि मरहूम रूह को सवाब और बरकत मिल सके। दोस्तों, अशनूर की इस कहानी में ना बहुत टिपिकल उर्दू के वर्ड्स हैं। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और मैं साथ साथ में कोशिश करूंगा कि उसका आपको हिंदी में भी मतलब बताता जाऊं ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, कुरान की तिलावत करते हैं ताकि मरहूम रूह को सवाब और बरकत मिल सके। इसका मतलब है कि जो आत्मा है उनको शांति हो, इस वजह से एक तरह की पूजा रखी गई थी। चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। वो दिन चिल्लाए कालन का टाइम था, यानी कश्मीर की सबसे खतरनाक सर्दी वाले दिन। अभी स्नो नहीं पड़ी थी, लेकिन फॉग इतनी ज्यादा थी कि हाथ को हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। और हवा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। उसी शाम लगभग 8 बजे के आसपास मैं और मेरी कजन कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा पढ़ने और ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जैसे ही हम चल रहे थे, मेरी नजर 2 आदमियों पे पड़ी जो कि वहां खड़े थे। वो दोनों शॉल्स में लिपटे हुए थे और उन्होंने ट्रेडिशनल सूट्स पहने हुए थे। मुझे 1 सेकंड के लिए भी डाउट नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपनी कजन से कहा, देखो पापा और चाचू वहां खड़े हैं। मुझे पूरा यकीन था कि वही होंगे। उस समय फॉग इतनी घनी थी कि चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, सब कुछ बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा था। हम बिल्कुल उनके पास से निकल गए, ये सोचकर कि शायद वो दोनों किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हो, इसलिए हमने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया। हम बस आगे बढ़ गए, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल अनअवेयर। पर मुझे क्या पता था कि जो मैंने उस वक्त देखा था वो इतना सिंपल नहीं था जितना मैंने सोचा था। जब हम फातिहा पढ़कर वापस लौटने लगे ना, तब अचानक मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। फॉग इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी दिख नहीं रहा था, ना रोड, ना पेड़ और ना ही कोई चेहरा। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बात थी कि मुझे उनकी प्रेजेंस क्लियरली फील हो रही थी। मेरा दिल थोड़ा सा घबराया और फिर मैंने आवाज लगाई, पापा हम वापस जा रहे हैं। और जैसे ही मैंने कहा, मैं और मेरी कजन तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गए। ना हमने पीछे देखा, ना हमने कुछ सोचा। बस एक फीलिंग थी हमारे अंदर कि चलो भाई अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं। इसके बाद जब हम घर पहुंचे, घर के अंदर पहुंचते ही ना हम दोनों फ्रीज हो गए। रूम के अंदर आग के पास मेरे पापा और चाचू शांति से बैठे हुए थे। वो कहीं गए ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, मेरी आवाज निकलनी मुश्किल हो गई। मैंने तुरंत पापा से पूछा, पापा वो रोड के पास, ग्रेवयार्ड के पास 2 आदमी खड़े थे, वो कौन थे? पापा ने मुझे देखा और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोले, वहां तो कोई नहीं था। मेरा दिमाग घूम जाता है। उस पल मुझे लगा शायद मैं गलत देख रही हूँ। पर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। बाद में हमें पता चला कि जो नेबर्स वहां हो सकते थे वो उस वक्त टाउन से बाहर गए हुए थे। मतलब उस पूरे एरिया में किसी का होना पॉसिबल ही नहीं था। इतनी ठंडी फॉग, रात के 8 बजे, चिल्लाए कालन का वक्त, और कोई वहां खड़ा हो, इम्पॉसिबल। और तब मुझे समझ में आया कि जो हमने देखा था, जो हमने फील किया था, वो नॉर्मल नहीं था। वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था और ना ही इमेजिनेशन। कुछ चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन वो महसूस हो जाती है। और उस रात कश्मीर के उस गहरे फॉग के बीच मैंने वही महसूस किया था।
उस इंसिडेंट के बाद मेरी फैमिली ने मुझे काफी शांत करने की कोशिश की। मैं बहुत घबरा गई थी। घर में कुरान की आयतें पढ़ी गईं, दुआ मांगी गई और मेरी अम्मी नानी ने मेरे लिए दम भी किया। उन्होंने पानी भी दुआ पढ़कर फूंक मारी और मुझे वो पानी पीने को दिया। वो बार बार मुझे समझाती रही, सब ठीक है बेटा, डरने की कोई बात नहीं। कभी कभी रात के वक्त पेड़ों के आसपास जिन वगैरह होते हैं, तो हो सकता है वही हो, तो तुम क्यों घबरा रही हो, तुम रिलैक्स करो। उनकी बातों से थोड़ा सा सुकून तो मिला मुझे। हम वहाँ पे 2-3 दिन और रुक गए और फिर धीरे धीरे लगने लगा जैसे सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा है। फिर हम अपने घर आ गए। मैं अपनी पढ़ाई, रूटीन और डेली लाइफ इन सब में बिजी हो गई। मुझे लगा शायद वो बस एक अजीब सा इंसिडेंट था, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर टिका नहीं। लगभग 5-6 दिन बाद असली नाइटमेयर शुरू होता है। रात को सोते ही मुझे वही सब सपने में दिखने लगा। बिल्कुल वही जगह, वही ठंडी सी फॉग और वही 2 फिगर्स जो उस दिन रात को कब्रिस्तान के पास खड़े थे। सपने में भी मैं और मेरी कजन वहां से गुजरे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे असली रात को गुजरे थे। ऑल्दो वो एक सपना था, हम नींद में थे, पर हर चीज इतनी रियल लगती थी कि दिल घबराने लगता था। फिर जैसे ही हम वापस मुड़ते हैं जाने के लिए, मुझे फिर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। सपने में भी मैं और मेरी कजन बिल्कुल वैसे ही उनके पास से गुजरते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे असली रात को गुजरे थे। हर चीज एकदम असली महसूस हो रही थी। ऑल्दो हम सपना देख रहे थे, नींद में थे, पर सब कुछ एकदम असली लग रहा था। जैसे ही वो दोनों फिगर्स मेरी तरफ चलना शुरू करते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, फॉग और घनी लगने लगती है और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे सीने से ना बाहर आ जाएगा वो। उस पल मुझे सिर्फ एक ही चीज महसूस होती है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है और जो हो रहा है और जो आ रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। सपने के अंदर ही मुझे अचानक अपने शोल्डर पे एक भारी हाथ महसूस होता है, बिल्कुल रियल, इतना रियल कि मैं आज भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ। 5 अलग अलग उंगलियां क्लियरली टैप करती हुई, जैसे मुझे कह रही हूँ रुक जाओ, यहीं रुको। कान के पास एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान चल रहा हो और तेज तेज सांस ले रहा हो। एग्जैक्ट वही वाली ब्रीदिंग। उस पल मैं घबरा जाती हूँ और मैं सलमा को रुकने के लिए कहती हूँ और हम दोनों पास में ही पड़े एक पत्थर पे बैठ जाते हैं। और जैसे ही हम उठकर दोबारा चलने लगते हैं, बस कुछ ही कदम चलते हैं और फिर से वही शोल्डर पे टैपिंग होती है, जैसे फिर से मुझे कोई रोकने का इशारा कर रहा हो। मैं दोबारा सलमा को रुकने के लिए कहती हूँ और इस बार सलमा भी थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है और बोलती है अपी हम क्या कर रहे हैं। मैं सलमा को बस इतना सा कहती हूँ थोड़ा वेट करो। और उस वक्त तक ना मुझे पूरी तरह से फील नहीं होता है कि कुछ गलत है। अच्छा, अब कुछ देर बाद हम फिर से चलना शुरू कर देते हैं और इस बार एक और चीज नोटिस होती है। जैसे ही हम चलते हैं, सांस लेने की जो आवाज है ना वो आने लगती है और जैसे ही हम रुकते हैं वो आवाज भी रुक जाती है। अब सिचुएशन सीरियस होने लग रही है। मैं सलमा से पूछती हूँ कि सांस की आवाज कहाँ से आ रही है। वो कहती है कि उसे लगा वो मेरी आवाज थी और मुझे लगा वो उसकी आवाज थी। उस पल हम एक दूसरे को देखते हैं और जो माहौल था, जो साइलेंस था, वो और ज्यादा हैवी हो जाता है। मैं घबराती हूँ, मैं तुरंत बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और अपना फोन निकालकर टॉर्च ऑन करने के लिए मुड़ती हूँ, ये सोच के कि शायद वहां पे कोई होगा। मैं देखती हूँ पर वहां पे कोई भी नहीं होता है, ना कोई इंसान, ना कोई शैडो और ना कोई मूवमेंट, बस पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसी खामोशी जो कान में गूंजती है। हम हिम्मत करके हर तरफ देखते हैं, इधर उधर, आगे पीछे, लेकिन लिटरली वहां पे कोई भी नहीं होता है, एकदम खाली, लाइक फ्रीकिंग नो वन। और उस पल मैं एकदम शॉक में आ जाती हूँ, मैं फ्रीज हो जाती हूँ, मेरे पैर हिलते ही नहीं है और एग्जैक्ट उसी मोमेंट मेरी नींद टूट जाती है और मेरा पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ होता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और मैं बुरी तरह से घबरा चुकी होती हूँ। मैं तुरंत आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। मैं वैसे भी ऐसी लड़की हूँ जिसे सोने के लिए पूरी डार्कनेस चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी भी रोशनी ना होना तो मुझे नींद नहीं आती। लेकिन उस रात डर इतना ज्यादा था मुझे कि मैंने अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी। सिर्फ रूम की नहीं, मैंने लॉबी, किचन, हर जगह की लाइट जला दी। उस रात अंधेरा नहीं, मुझे तो रोशनी से थोड़ी सी हिफाजत महसूस हो रही थी। रात का लगभग 2:30 बजे का वक्त था। मेरा रूम 2nd फ्लोर पे था और बाकी पूरी फैमिली 1st फ्लोर पे सो रही थी। मैं इतना घबराई हुई थी कि उस वक्त घर मुझे और ज्यादा खाली और ज्यादा बड़ा लग रहा था, जैसे मैं अकेली नहीं बल्कि किसी और चीज के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं बस बेड पे बैठकर बिल्कुल वाइड अवेक थी। नींद का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। मैंने अपना टैब ऑन किया और कुरान की रेसिटेशन चलाई और बस उसी आवाज के सहारे में बैठी रही। मैं टाइम देख रही थी और सुबह की अजान का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अजान के बाद ही मैं थोड़ा सा सेफ फील कर पाऊंगी, उतना कि मैं अपनी जगह से हिल भी सकूं। मुझे पता था कि मेरी अम्मी ना सुबह जल्दी उठती है फजर की नमाज के लिए, इसलिए मैं बस उनके उठने का वेट कर रही थी। जैसे ही उनकी मूवमेंट की आवाज आई, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला।
मैं धीरे से नीचे फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास मैं रह सकूं। उनके पास जाके मैंने पूरी रात जो भी हुआ, सपना, डर, सब कुछ डिटेल में उन्हें बताया। अम्मी ने मुझे शांत किया और फिर मुझे वो दम वाली दुआ पढ़ी जो पहले नानी ने बताई थी, और फिर दम का पानी भी दिया मुझे पीने को। और उसके बाद मुझे लगा जैसे मेरी सांस थोड़ी नॉर्मल हुई हो। ये रात बहुत भयानक थी, बहुत डरावनी थी, पर इसके बाद जिंदगी जैसे नॉर्मल रूटीन पे आ गई। मैं तैयार होती थी, कॉलेज जाती, वापस आती, फिर घर का खाना, थोड़ी देर रेस्ट, फिर पढ़ाई और फिर रात को सो जाना। यही रूटीन कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर छुप के बैठा हुआ था, जो बस शायद मौका ढूंढ रहा था वापस आने का। कुछ दिन बाद वही सपना दोबारा से आया, उसी टाइम, लेकिन इस बार एक ज्यादा खौफनाक ट्विस्ट के साथ। आपको ध्यान है ना, मेरे को वो 2 आदमी दिखे थे। हम कब्रिस्तान से जाते हैं, हमें वो 2 लोग आदमी दिखते हैं, उसके बाद मेरे कंधे पे टैपिंग होती है। पर अब जब दूसरी बार मेरी शोल्डर पे टैपिंग होती है, तो अचानक मेरे दिमाग में आता है कि शायद ये अरशद और वालिद होंगे। ये दोनों मेरे कजन्स हैं और वो अक्सर हमारे साथ ऐसे प्रैंक्स करते रहते हैं। इसी सोच के साथ मैं सपने में गुस्से में एकदम पीछे मुड़ती हूँ, आसपास देखती हूँ और फिर उनका नाम लेके चिल्लाती हूँ, बस करो, बस करो, अब बाहर आओ, बहुत हो गया प्रैंक, बकवास बंद करो अपनी। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है, ना हंसी, ना आवाज, कुछ भी नहीं। मैं सलमा से कहती हूँ, सलमा बस बस भागो, फक एवरीथिंग, सीधा घर भागते हैं। और हम दोनों पूरी ताकत से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए भी वो गहरी सांस लेने की आवाज हमारे साथ साथ चल रही होती है। दिल मुंह में आ चुका होता है, लेकिन हम रुकते नहीं है। तभी अचानक से एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरता है, इतनी ठंडी